नमस्ते छात्रों, 10वीं कक्षा, विषय हिंदी, लोक भारती। एक नया पाठ पूरक पठन हम देखने जा रहे हैं। 7 क्रमांक का यह पाठ है, इसका नाम है खुला आकाश, जो कि एक पूरक पठन है और कुंवर नारायण इन्होंने इस पूरक पठन को लिखा है, इस पाठ को लिखा है। अब पूरक पठन को पढ़ने से पहले आइए चलते हैं कवि का, लेखक का परिचय देखते हैं और इस पूरक पठन में वो क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या सीख दे रहे हैं, यह हम गद्य संबंधी जानकारी भी हासिल करते हैं। चलिए परिचय देखते हैं। कुंवर नारायण जी, जो कि इस पूरक पठन के लेखक हैं। परिचय पाठ नंबर 27 पर देखिए, खुला आकाश। जन्म 1927, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में 1927 को हुआ। मृत्यु हुए 2017, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और लखनऊ के ही, जिसको लखनऊ की राजधानी भी कहते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, और वहां पर इनकी मृत्यु हुई 2017 में। परिचय देखिए इनका। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियां चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। तो हम जानकारी ले रहे हैं, परिचय करके हम ले रहे हैं कुंवर नारायण जी का, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। और इनकी मूल विधा जो है, मतलब इन्होंने जो ज़्यादा लेखन किया है वह कविता की विधा में किया है, कविता प्रकार में किया है। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ भी लिखी है, काफ़ी सारे लेख लिखे हैं, समीक्षा भी की है, बहुत से सिनेमा का उन्होंने स्टोरी भी लिखी है, और काफ़ी सारे कलाओं पर भी उन्होंने लेखनी चलाई है, उन्होंने लिखा है। और आपकी कविता और कहानियों पर, मतलब इनकी कविता और कहानियों का काफ़ी विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, उसका ट्रांसलेशन भी कई भाषा में हुआ है। और भारतीय साहित्य जगत का जो कि सर्वोच्च सम्मान है, जिसको हम ज्ञानपीठ कहते हैं, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। और फिर उनकी प्रमुख कृतियां उन्होंने जो लिखी है यहाँ पर दी गई है। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक है, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी और दूसरा कोई नहीं, इन दिनों, यह सब उनके ही लिखी हुई कृतियां हैं। अब आइए गद्य संबंधी जानकारी देते हैं कि इस गद्य में क्या बताना चाह रहे हैं। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। तो यह सीख इस गद्य के माध्यम से कुंवर नारायण जी हमें दे रहे हैं कि यह डायरी विधा है, मतलब उनको डायरी लिखने का भी शौक था। जैसे हम हमारे विविध अनुभव जो है, अच्छे बुरे, हम डायरी में लिखते हैं, तो इस डायरी में उन्होंने सब रिकॉर्ड लिखा हुआ है। तो इसके माध्यम से यह सब उनकी डायरी विधा है। और इस गद्य के माध्यम से वे जीवन के संघर्ष के बारे में, साहित्य के बारे में, आत्मचिंतन के बारे में, जीवन क्रम के बारे में अपने विचार जो है वो स्पष्ट कर रहे हैं। और उनका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करते हुए अपने ही साथ, स्वयं के साथ, खुद के साथ संवाद करना चाहिए, अपने साथ
बात करना चाहिए। तो देखिए आदमी क्या करता रहता है कि दूसरों से ही वाद विवाद करता रहता है, लेकिन खुद से संवाद कभी नहीं करता। तो उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपने स्वयं के साथ संवाद करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पाठ को शुरुआत करते हैं। अभी ये जो है छोटे छोटे उन्होंने जो डायरी लिखी है, उस डायरी के छोटे छोटे हिस्सों को यहाँ पर लिखा गया है। तो ये छोटे छोटे पाठ जो है हमें पढ़ने हैं। देखिए 10 मार्च 1998 को जो इन्होंने लिखा है अंदर की दुनिया, यह पहले हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। तो देखिए कि पहले ही हिस्से में वो बताना चाह रहे हैं कि अंदर की दुनिया मतलब हमारे दिल की दुनिया, हमारे मन की दुनिया, हमारा मन क्या कहता है। तो कवि लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज़्यादा बड़ी है। मतलब हमारा जिस तरह से रहन सहन होता है, हम जिस तरह से रहते हैं, तो उससे बहुत बड़ा जो है हमारे अंदर की दुनिया। मतलब हम जो दिखाना चाहते हैं उससे भी हम खुद बहुत बड़े हैं अंदर, हम उसका विस्तार नहीं करते। तो हम हमारा खुद का विस्तार जो है अंदर से नहीं करते, मतलब हमारे मन का विस्तार नहीं करते। मन हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम उसको छोटा करके रखते हैं और बाहर की दुनिया जो है, जो दिखावे की दुनिया है, उसे ही बड़ा करते चले जाते हैं। लेकिन इससे होता क्या है कि वह हमें छोटा छोटा और छोटा करता है। तो हम अगर आज़ादी हमें चाहिए तो हमें पहले अंदर से आज़ाद होना चाहिए, फिर हम दूसरों को या फिर दुनिया में हम बाकी लोगों को भी आज़ादी दिला सकते हैं या फिर अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। मतलब पहले हमें दिल से आज़ाद होना चाहिए, बाद में हमारे जो रहन सहन है उसमें हम आज़ादी ला सकते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वार्थी अर्थों में अपने लिए नहीं, मतलब खुद के लिए ही हम हर वक्त मन की बात नहीं करनी है। हमें दूसरों के लिए भी कुछ मन से, दिल से अपने आप जो है उनकी मदद या फिर दूसरों के लिए भी हमें कुछ काम करना है अंदर से, दिल से। तो यह बात वे कहना चाह रहे हैं। और दूसरा देखिए कि मकान पर मकान, जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, नहीं पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है, मकान ही मकान है। इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक से बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूं चूं की आवाजें निकाल सकते हो। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। 10 मार्च 1998, उसी दिन
जिस दिन उन्होंने अंदर की दुनिया लिखा, उसी दिन वे मकान पर मकान इस शीर्षक पर भी वे एक मतलब उनका अनुभव हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो दूसरा अनुभव पर हम जो स्पष्टीकरण देंगे अगले वीडियो में देंगे। तब तक इन दोनों को मतलब अंदर की दुनिया और मकान पर मकान, यह आपको इसको 2 बार पढ़ना है। एक बार आप लेमन ही मन पढ़िए, उसके बाद फिर थोड़ा जोर से पढ़ने की कोशिश करें ताकि हमारा उच्चार जो है, हमारा पढ़ना जो है सही ढंग से हो और प्रत्येक शब्द का उच्चार जो है ठीक ढंग से हमें करना आ जाए। तो रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।